What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो लेक्चर है काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर लेक्चर स्टार्ट करूंगा एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के साथ में। ये है यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क। वैसे तो मैं आप लोग के कंट्री के अंदर जितने सारे नेशनल पार्क है वो सारे कवर कर चुका हूँ, उनका सबका ओवरव्यू आप लोगों को दे चुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कौन से नेशनल पार्क है, नॉर्थ इंडिया में कौन से, साउथ इंडिया में कौन से, सेंट्रल इंडिया में कौन से, अलग अलग वीडियो सारी उनके ऊपर बना चुका हूँ, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। पर लेकिन कई सारे अलग अलग नेशनल पार्क जो है वो न्यूज में रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले आता है। पास्ट में ऑलरेडी आप लोगों से नामदफा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठा के देखे होंगे तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पर लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे एंगल में आप लोग यहाँ पर बताकर चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोग इसका आंसर बताएगा और फिर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा। तो बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, किसके बारे में? ये है यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। बोला गया कि नामदफा नेशनल पार्क जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में पड़ता है। दूसरा बोला गया कि ये अकेला इस लोता नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये अकेला लोता नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जहां पर 4 फिलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट पाई जाती हैं। यानी कि जो बिल्ली के जैसी दिखने वाली जो स्पीसीज हैं, बड़ी कैट जैसे कि लेपर्ड नहीं होता है, उस तरीके की 4 स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों को ये बतानी है, ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। तब तक मैं आप लोग यहाँ पर लेकर चलता हूँ नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए यहाँ पर, ये है आप लोगों के सामने नामदफा नेशनल पार्क। रेन फॉरेस्ट जो रिजर्व है ये आप लोग को देखने को मिलेंगे। टाइगर हैबिटेट यानी कि जो शेर हैं यहाँ पर वो भी आप लोगों को पाए जाते हैं, बेसिकली जो टाइगर है, चीता बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एग्जैक्ट लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जब मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा जो दूसरे वाला मैप होता है, तो इसमें आप लोग और अच्छे से इसकी लोकेशन एग्जैक्टली देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। 1 सेकेंड, ये बीचों बीच आप लोग यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ये देखें तो ये हो गया एग्जैक्ट यहाँ पर, ये जो ग्रीनरी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, तो ये है यहाँ पर नेशनल पार्क। इतना घना जंगल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इसको अगर थोड़ा सा आप लोग 3D में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इसको देख पाएंगे। ये है कंप्लीटली ये फॉरेस्ट एरिया जिसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा इसको अगर और जूम करोगे तो और आप लोगों को चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी। अब ये मत बोलना कि सर लेपर्ड दिखा दो, ठीक है लेपर्ड नहीं दिखेंगे यहाँ से। कौन कौन से लेपर्ड है उनके बारे में बात करूंगा बेसिकली अभी आप लोगों से। तो यहाँ पर ये है नेशनल पार्क जिसके बारे में ना आप लोगों से बात की। तो इनको आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ये गूगल मैप कैसे यूज करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं। तो ये म्यांमार और जो इंडिया के बॉर्डर पर पाया जाता है। तो म्यांमार हमारी कंट्री में 4 ऐसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बॉर्डर को टच करता है। बाकी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से बात की है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर ये चिंगलांग डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को ये बेसिकली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और 4 जो यहाँ पर फिलाइन जो स्पीसीज हैं बिग कैट की वो पाई जाती हैं। इनके साइंटिफिक नेम भी इनके सामने लिखे हुए हैं, कई बार ये भी मैच करने के लिए आ जाते हैं। पहला है यहाँ पर टाइगर, जिसको पैंथरा टिग्रिस के नाम से आप लोग जानते हैं। टाइगर को पैंथरा टिग्रिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरा है लेपर्ड, इसको बोलते हैं यहाँ पर पैंथरा पार्डूस। ठीक है, पैंथरा पार्डूस, तो पहले को पीटी दूसरे को पीपी। तीसरा यहाँ पर स्नो लेपर्ड, इसको बोलते हैं यहाँ पर पैंथरा अंसिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह है पीयू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर यह क्लाउडेड लेपर्ड, इसको बोलते हैं यहाँ पर नियोफिलिस नेबुलोस। ठीक है, तो ये है जिसको एन के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। एक हो गया पीपी, एक हो गया एन, एक हो गया पीटी, एक हो गया पीयू। ठीक है, तो ये 4 तरीके के जो यहाँ पर बेसिकली बिग कैट पाई जाती हैं इस अकेले नेशनल पार्क में। तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। और इससे इंपोर्टेंट इसकी ये भी है क्योंकि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में पाया जाता है, इनके अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, तो इसलिए भी इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। आई होप कि आप लोग कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफी इंपॉर्टेंट और जो पर्टिकुलर जो न्यूज है कोविड-19 के साथ भी है और पर्टिकुलर एक जो जीव है, एनिमल है, उसके साथ भी रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। बात की जा रही है डेनमार्क के बारे में। तो डेनमार्क को अभी आप लोगों को मैप में भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर डेनमार्क के अंदर यहाँ पर रिकॉर्डेड किए गए हैं
55,000 से भी ज्यादा केसेस कोविड-19 के अब तक के, और उसमें लगभग 200 के करीब जो ह्यूमन केसेस हैं वो इन्फेक्टेड पाए गए यहाँ पर सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS बोलते हैं इसको, कोविड-19 2। देखिए जो वायरस का नाम है वो है सार्स कोव 2 और जो बीमारी का नाम है वो कोविड-19, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं एड्स के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली सार्स है, जो यहां पर ये है सार्स कोव 2 वायरस का नाम है और कोविड-19 यहां पर बीमारी का नाम है। तो इससे रिलेटेड यहां पर एक पर्टिकुलर जो जानवर है मिंक, ठीक है, तो ये है यहाँ पर MIN केस, तो मिंक्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर अभी कई सारे इन्फेक्टेड केस यहाँ पर पाए गए हैं। सबसे पहले तो ये जो स्पीसीज है इसका नाम है मिंक, ये आप लोग को अमेरिकन और यूरोपियन मिंक के नाम से आप लोग इनको जानते हैं। और इसी के साथ में यूरोपियन जो मिंक है यहाँ पर ये IUCN की जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी की यहाँ पर लिस्ट में इसको रखा गया है। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो मिंक प्रोड्यूसर है यहाँ पर वो कौन है, वो है यहाँ पर डेनमार्क। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कोविड-19 के साथ में कोरिलेट कर ये जो यहाँ पर जीव है ये अभी न्यूज में है, जो आप लोग को पिक्चर में भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिए। बाकी डेनमार्क भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ एग्जैक्ट मैप में कहां पर ये लोकेटेड है। अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर आप लोग जरूर देखा कीजिए यहाँ पर जब भी आप लोग कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये तो अपनी प्यारी कंट्री है यहाँ पर। अगर आप लोग थोड़ा सा इस साइड में यानी कि आप लोग वेस्ट साइड में जाएंगे यूरोप के पास में, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये आप लोग को देखने को मिलेगा डेनमार्क। तो डेनमार्क कहां पर है, यहाँ पर ये जो नीदरलैंड है इसके थोड़ा सा ऊपर, जर्मनी के जस्ट ऊपर आप लोग बोल सकते हैं, जर्मनी के साथ में इसका बॉर्डर टच करता है। और जो नॉर्वे है उसके साउथ में, और जर्मनी के ये आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगा। और जो खासकर नॉर्थ सी है यहाँ पर एग्जैक्ट जो आप लोगों को सामने दिख रहा है इसके साथ में यहाँ पर ये बाउंड्री भी टच करता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये था एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। हालांकि ये जो न्यूज है मैं आप लोगों की ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले, पर लेकिन फिर से इसका एक बार रिवीजन मैं आप लोग करा देता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है और ये कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूज तो होती है किसी और रीजन की वजह से और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 की वजह से बार बार न्यूज में रहता है, तो आप लोगों से आर्टिकल 370 के बारे में नया पूछकर, जो कि पॉलिटिकल न्यूज होती है उनको नया पूछकर, आप लोगों से ज्योग्राफिकल न्यूज कई बार पूछ ले जाते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या पैदावार होती है वो सब चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है और खासकर वो चीज न्यूज में भी है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ जाती है। जैसे यहां पर बात की जा रही है सैफरन बाउल के बारे में, ठीक है। तो यहां पर कश्मीर के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर जो केसर की खेती की जाती है, तो केसर की खेती जो कश्मीर के अंदर की जाती है उसको अभी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में खासकर सिक्किम के अंदर उसको पहुंचाने की बात की जा रही है, ताकि सिक्किम के अंदर भी ये खेती हम लोग कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर ये चीजें पहुंचाई जा सकें। तो अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में जो कश्मीर टू सिक्किम यहां पर इसको पहुंचाने की बात की जा रही है। और यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं जो ये आज के डेट में अगर बात करें सदर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है यहां पर जिसका नाम है यंग, ठीक है, तो यंग पर्टिकुलर एरिया में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। अगर बात करें एक एरिया के बारे में जो कि कश्मीर के अंदर है, ये यहां पर जिसका नाम है पामपोर, ठीक है, तो पामपोर रीजन जो इंडिया के अंदर में है, कॉमनली इसको सैफरन बाउल के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि कश्मीर के अंदर पाया जाता है। नेशनल मिशन ऑन सैफरन के यानी कि केसर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करता है जो फार्मिंग है रिलेटेड, और इसी के साथ में जो लिमिटेड है यहां पर आज के डेट में कश्मीर वाले एरिया में, तो उसको नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो जो सिक्किम वाला एरिया मैंने भी आप लोगों को बताया, तो सिक्किम में अगर पहुंचा ली जाती है यहां पर तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है। इसी तरह का माहौल यहां पर मिल जाएगा। बेसिकली वो खेती यहां से लेकर यहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब ऐसा भी तो है ना कि उसी तरह का टेम्परेचर चाहिए, उसी तरह की लैंड चाहिए अगर इसको यहां पर उगाना है तो सिक्किम में जहां पर इसको उगाया जाएगा वो इसी तरह का टेम्परेचर, उसी तरह की लैंड, उसी तरीके का इन्वायरमेंट वहां पर बेसिकली प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी या फिर वहां पर होगा तो ही यहां पर ये खेती हो पाएगी। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है हमारी कंट्री का जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर ये 3 कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, एक तो चाइना, एक नेपाल और दूसरा हो गया भूटान, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री में ओनली एक लौता राज्य टच करता है, ये है वो है वेस्ट बंगाल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, ओनली वेस्ट बंगाल को टच करता है और किसी को टच नहीं करता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री 3 आप लोग यहां पर इसकी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ऊपर से तिब्बत हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया। अरुणाचल प्रदेश भी हमारी कंट्री में 3 कंट्री को टच करता है, हमारी कंट्री का जो राज्य है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती है। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक केस था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बेसिकली हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट का एक नया स्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है उसके बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हियरिंग थी यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर जो बातें पूछी गई वो आप लोगों के सामने कि सेंट्रल विस्टा जो यहाँ पर 3 किलोमीटर का जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का ये बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो पोर्शन है
ये इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पार्लियामेंट के आसपास वाला एरिया, ये खासकर सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है या फिर जो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। 2022 तक जब हमारी कंट्री में 75 एनिवर्सरी हमारी इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी की सेलिब्रेट की जाएगी। पब्लिक जो एमिनिटीज़ है जैसे पार्किंग, ये सब चीज़ें ये नवंबर 2021 तक, और न्यू कॉमन जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसको मार्च 2024 तक कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हो रही है। कई सारे लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने लिए फिर से यहाँ पर बिल्डिंग बनाने की बात करने लगे हैं लोग, जबकि आज के डेट में अगर देखिए बहुत सारे लोगों को बेरोजगार आज के डेट में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बीमारी की वजह से जान जा रही है, और भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में प्रॉब्लम है जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। पर लेकिन जो ऐसी ऐसी एक्टिविटी की जाती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके की बिल्डिंग बनाना या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जिनमें बेफजूल में खर्च किया जाता है, जबकि अभी 1-1.5 साल और चल सकती है। जब इतने दिन चल रही है तो 1-1.5 साल और चल जाएगी यहाँ पर, तो क्यों ना अभी जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिन चीजों पर फोकस देना चाहिए उनके ऊपर फोकस कर ले। पर लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर चलती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से कई बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में, जिसको ISFSC आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा अप्रूव किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशन 2020। तो ये जो इसके द्वारा यहाँ पर अप्रूव किया गया है, इसके चलते हमारी कंट्री में कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल होने वाली है, खासकर जब बात करते हैं ट्रांजैक्शन के फील्ड में। तो यहाँ पर इसके चलते जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विस जो सेंटर है बेसिकली, इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, ये बैंकिंग यूनिट IBU के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट बेसिकली सेटिंग की जाएगी, जिसके चलते जो पर्सन है अगर इंडिया के जो कोई बाहर रह रहा है, ठीक है, और जिसकी जो नेट वर्थ है यहाँ पर नोट लेस देन ये है $1 मिलियन के, जिसकी लेस देन नहीं है, तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ पर एक तरीके से कन्वर्टेबल नहीं होता है कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके का अकाउंट यहाँ पर खोल सकता है, इजीली अवेलेबल उसको प्रोवाइड कराया जा सकता है। फिर से सुनिए, अगर हमारी कंट्री का कोई पर्सन बाहर की कंट्री में रह रहा है और उसकी जो इनकम है वो $1 मिलियन से ज्यादा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है ये फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ पर ये फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी इसको प्रोवाइड कराई जा सकती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो बेसिकली सर्विस ये यहाँ पर सेंटर है, इसके थ्रू जो कि बैंकिंग यूनिट है IBU के थ्रू, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, खासकर बैंकिंग के लिए भी आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 22 मेंबर की इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है वो बनाई गई है, जिससे कि हमारी कंट्री में कैपिटल गुड जो हैं उनको बढ़ाया जा सके। कैपिटल गुड्स का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आज के दिन में आप लोग कोई ऐसा सामान खरीद कर लेकर आते हैं जिसका यूज कर आप लोग फिर से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको आप लोग कैपिटल गुड बोलते हैं। जैसे कि कोई मशीन लेकर आए, आप लोग फोटोकॉपी मशीन लेकर आ गए और फोटोकॉपी कर रहे हैं लोगों के लिए आप लोग, और उसको बेच एक तरीके से अपनी अर्निंग के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल गुड हो गया, एक तरीके से आप लोग का जो पैसे कमाने का साधन हो गया। ठीक है, आप लोगों ने 4-5 कंप्यूटर खरीद लिया और उसको रख दिया ले जाकर और छोटा सा एक कैफे खोल लिया, तो उसके चलते क्या हो गया, एक छोटा सा आप लोगों का अर्निंग का एक सोर्स हो गया, तो ये कैपिटल गुड की कैटेगरी में आप लोग आ जाते हैं। तो हमारी कंट्री में जो कैपिटल गुड वाला सेक्टर है, उस सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमारी कंट्री को इंडिया में ये अभी ये कमिटी इसके ऊपर काम करने वाली है। तो ये कैसे इश्यू को देखेगी, तो कैपिटल गुड सेक्टर जो है वो इंक्लूड करेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसी के साथ में यहाँ पर ये जो मदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, बेसिकली जो कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके ऊपर टिकी होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काफी एक ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में बात की जा रही है, टेस्टिंग स्किल ट्रेनिंग के बारे में, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में, और इसी के साथ में रेसिप्रोसिटी इशू जो भी इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटीज वगैरह हो गई, इनके बारे में बात की जाएगी। तो ये सारे जो भी इश्यूज हैं इनको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, ताकि एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन निकाला जा सके अगर कोई भी दिक्कत पड़ती है तो। ठीक है, तो यहां पर ये एक कमेटी है जो कि कैपिटल गुड के ऊपर फोकस देकर चलने वाली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है एस्ट्रॉयड के बारे में, और एस्ट्रॉयड का नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम है अपोस्फिस। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रॉयड है यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये अर्थ के काफी पास से होकर गुजरेगा, और इवन यहां तक भी बात की जा रही है कि यहाँ पर 2068 में यानी कि 2068 में ये अर्थ से टकराकर भी चल सकता है। अगर ये अर्थ से टकराकर चलेगा तो ये जो फिनोमिनन है यानी कि जिसकी वजह से हो सकता है, इसको बोलते हैं यारकोव्स्की इफेक्ट। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट होता है एक तरीके से जो एक्सेलेट कर देता है, यानी कि जो एस्ट्रॉयड है उसका जो फ्लो है, उसका जो पाथ है वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो जो एस्ट्रॉयड है वो अगर आप लोग अपनी गैलेक्सी के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है।
ये क्वेश्चन भी कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है। जो सन है वो हीट करेगा एस्टेरॉयड को इन नॉन यूनिफॉर्म वे, यानी कि अलग अलग तरीके से इसको हीट करेगा, और इसके चलते जो इसका रेडिएशन है वो एसिमेट्रिक रहेगा, यानी कि अलग अलग तरीके से ये रेडिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते इसके अंदर जो टाइनी पुश मिल सकता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इसका पाथ चेंज हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको यारकोव्स्की एक्सेलरेशन आप लोग बोलिएगा, यानी कि एक तरीके से इस एक्सेलरेशन के थ्रू यहां पर इसका चांस ऐसा हो जाएगा कि ये पृथ्वी के पास से या फिर पृथ्वी को टच करता हुआ निकले। तो ये है यहां पर एस्टेरॉयड, ये है एपोफिस, ठीक है। तो APOPHIS, तो ये एस्टेरॉयड है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में नॉर्मली एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। तो ये आने वाले टाइम में आगे भी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। एक ये भी पिक्चर है यहां पर जो आप लोग यहां पर देखते हैं, इस तरीके से यहां पर फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि पृथ्वी के काफी पास से निकले, और हो सकता है कि पृथ्वी के टकराता हुआ भी यहां पर निकले। बाकी यहां पर एक एक्ट है यहां पर रीरा, इसके बारे में एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। RERA, इसको बोलते हैं रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। हमारी कंट्री में ये जो एक्ट था ये 1 मई 2017 से इंप्लीमेंट किया गया। ये एक्ट आखिर काम क्या करता है? अगर आज की डेट में आप लोग कहीं अपना घर खरीदने के लिए किसी सोसाइटी के अंदर वहां जब फ्लैट बन रहे हैं, आप लोग पैसा देते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर घर मिलने वाला है, तो वहां पर जो पैसा आप लोग पे करते हैं, कई बार आप लोगों के साथ में अनफेयर प्रैक्टिस हो जाती है। कोई पर्टिकुलर पर्सन एक जो कि आर्मी में है, वो पर्सन काफी लंबे समय तक जॉब करके आया और रिटायरमेंट के टाइम पर उसको एक फंड मिला, उस फंड में उसको 10-15 लाख रुपए मिले। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं, तो उस घर के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया और पता चला जहां पर वो पैसा लगाया वो पैसा डूब गया, वो पर्सन लेके भाग गया, फिर वो एक तरीके से घर का पोजीशन ही नहीं दे रहा है। तो ऐसी हरकतों को रोकने के लिए, ताकि कोई पर्टिकुलर पर्सन की जो पूरी कमाई है वो उसमें लगे और उसके बाद में फिर भी उसको घर न मिले, ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते बोला गया कि अगर ये मिनिमम 70% जो इन्वेस्टर हैं, यहाँ पर 70% जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बायर है उनकी जो मनी है वो सेपरेट अकाउंट में रखी जाएगी। यानी कि अगर आप लोग 100 रुपए वहां पर देते हैं तो 70% जो मनी है वो सेपरेट अकाउंट में रखी जाएगी, 30% यहाँ पर उसको उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो भी यहां पर लगा रहे हैं उसको यूज किया जाएगा। ये मनी जो है स्पेंड की जा सकती है ओनली कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि बाकी का पैसा कहीं भी एक तरीके से यूज करे, पर लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज करेगा। नॉर्मली करते क्या है, देखिए घर बनाने वाले, अगर इन्होंने कोई फ्लैट बनाना आज के डेट में स्टार्ट किया तो एक फ्लैट कंप्लीट हुआ नहीं, वहां पर दूसरी कहीं और जमीन खरीदकर वहां पर दूसरी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, फिर वहां पर किसी से पैसे ले लिए, तो सबको लटकाए रखते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए यहां पर ये स्टेप इनके द्वारा उठाया जा रहा है। इसी के साथ में जो यहां पर जो डेवलपर है वो एक तरीके से 10% से ज्यादा है वो पैसा नहीं मांग सकता। यानी कि अगर 100 रुपए का फ्लैट मिलने वाला है तो ओनली 10 रुपए उसके पास में जाएंगे, ठीक है। तो 10 लाख का फ्लैट है तो 1 लाख ओनली उसके पास में जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि 10% से ज्यादा वो मनी यहां पर नहीं ले सकता जब वो यहां पर कंस्ट्रक्शन के जोन में यहां पर चल रहा है, ओके। इसी के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए यहां पर ओरिजिनली उसको अप्रूवल यहां पर लेना पड़ेगा, और अगर एक बार अप्रूवल उसने ले लिया कि हाँ भैया ये प्रोजेक्ट है, ऐसे फ्लैट यहां पर चलने हैं, इस तरीके से काम किया जाएगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि स्टार्टिंग में आप लोगों से उसने बोला कि हाँ 10 लाख रुपए का ये फ्लैट है और आप लोग 10% दे दीजिए, आप लोगों ने 1 लाख रुपए दे दिए, पर लेकिन जब फ्लैट दिखाया वो कुछ और था, पर जब बना के दिया वो कुछ और था। तो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो ये भी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में अंडर रीरा के एक तरीके से जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर वो जिस तरीके से बेची जाती है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से आप लोग समझिए, ये कंफ्यूजन कई बार देखने को मिलता है कि जो मकान आप लोग खरीद रहे हैं वो कारपेट एरिया है और उसी के साथ में यहाँ पर सुपर बुल्टअप एरिया है। यानी कि जहां पर वो बना हुआ है, कई बार क्या करते हैं जहां पर जो दीवारें रखी हुई है ना, तो दीवारें भी कुछ ना कुछ जगह लेती हैं, तो वो दीवारों वाला भी एरिया काउंट कर लेते हैं। तो वो एरिया काउंट नहीं करना है, कारपेट एरिया बेसिकली देना है जिसमें लोग रहने वाले हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है। क्वालिटी के बारे में कोई भी कमी यहां पर नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में ऑथराइजेशन प्रॉपर रेगुलेशन के थ्रू यहां पर काम होना चाहिए, तो ये बातें यहां पर की जा रही है। तो ये सारी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलेगी। इसके चलते यहां पर अगर प्रॉपर वे में कोई भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार ये आप लोगों के सामने क्विज है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से पूछे थे, इनके आंसर आप लोग दीजिए। यहां पर अभी हम लोगों ने बात की थी कि लेटेस्ट अभी मंथली बुलेटिन स्टार्ट किए गए जिसमें स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात की गई थी। तो किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? आरबीआई के द्वारा। यहां पर अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स की गई हैं, उनके टाइटल आप लोगों को बताने हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। स्पेस एक्स के द्वारा कहां से यहां पर बेसिकली अपना जो स्पेस यहां पर छोड़ा गया था, ये अभी एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चीजें भेजी जा रही थी। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत का
तीसरा एडिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट आप लोग यहाँ पर बताना है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ जो कालावेरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर अटैक सबमेरीन है आईएनएस वागिर, ठीक है, तो इसके बारे में बात की थी, तो कहां से इसको लॉन्च किया गया, तो ये थे क्वेश्चन। आंसर देख लेते हैं। पहले का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे का है नाउ कास्टिंग। तो नाउ कास्टिंग के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये भी आरबीआई का है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में आप लोग इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि कैसी हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था रह सकती है। और इसी के साथ में स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है यहाँ पर ये जो चैप्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये डेडिकेट किया गया हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। यहाँ पर स्पेस एक्स के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है जो कि फ्लोरिडा के अंदर है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। 4 लोगों को यहाँ पर भेजा गया। फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात करें, इसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर अभियान लॉन्च किया गया। ये तीसरा एडिशन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसके तहत यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों कैटेगरी के आप लोग काउंट किए जाते हैं। हमारी कंट्री में जो सबमेरीन है यहाँ पर जो लॉन्च की गई है, ये अभी मुंबई से यानी कि महाराष्ट्र के अंदर से इसको लॉन्च किया गया है, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।